बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये प्रोग्राम बड़ा अहम है, वो इसलिए कि हम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, हम ज़राअत की बात कर रहे हैं। कल भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया था इस टॉपिक को, और आज मुझे दोबारा इस पर बात करनी है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी दीगर चीज़ों के साथ पहला फोकस अपना ज़राअत को रखना पड़ेगा। ग़ज़ाई किल्लत से पाकिस्तान को बचना होगा। फूड सिक्योरिटी के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं वो सारे करने होंगे। हमारे पास गंदम के लिए वाफर सलाहियतें मौजूद हैं, हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे पास कपास के लिए बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन मौजूद है, हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे पास गन्ने के लिए, हमारे पास चावल के लिए बेशुमार पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने सहूलियात दी हैं, वसाइल दिए हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, पॉलिसी नहीं बना पा रहे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ख़ुसूसी तवज्जो नहीं दी गई ज़राअत के मामले के ऊपर, और 1960 के बाद ज़रई शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने ये खिताब करते हुए कहा है, और ज़रई तरक्की के रास्ते में मुश्किलात को फौरी हल करने, तरक्की के अमल की मुसलसल निगरानी और मुनासिब वक्त पर तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से मौसर फैसला साजी की ज़रूरत पर जोर दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा कि मुल्क ज़रई शोबे की तरक्की अब अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तो क्या वाकई पाकिस्तान में ज़रई शोबा आगे बढ़ेगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर पहले 3 साल की हम बात करें तो लगातार कॉटन की पैदावार कम हुई है, लगातार कॉटन की पैदावार कम हुई है। और PMLN के अगर आखिरी 3 सालों की बात करें तो वहाँ पे भी लगातार, बल्कि 4 सालों की बात करें तो 2014 में सिर्फ कॉटन ज़्यादा हुई थी, और 2018 तक, जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लगातार कॉटन की पैदावार में कमी हुई थी। ये पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से जहाँ पे कॉटन की फसल हुआ करती थी वहाँ गन्ना लगाया गया, जो पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उतनी ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता मुल्क को, और ना मुल्क को इतना पैसा बाहर से आता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका ताल्लुक कपास की फसल के साथ होता है। अब क्या हुकूमत इस मरतबा अपना किबला दुरुस्त करने जा रही है, या कुछ ऐसी पॉलिसी हुकूमत ने बनाई हैं कि गंदम के शोबे में, कपास के शोबे में, चावल के शोबे में, दीगर जितनी अजनास हैं उन शोबों के अंदर पाकिस्तान माजी की तरह मार नहीं खा रहा होगा? ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज के में, उनमें खालिद खोखर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए खालिद साहब। हमारे साथ महमूद बुखारी साहब मौजूद हैं और किसान रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए हमें। और बुखारी साहब अक्सर मेरी जो है वो तवज्जो दिलाते रहते हैं, इशूज़ की तरफ इनके मैसेजेस भी आते रहते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और आप इस शोबे के अंदर आपको काफ़ी नॉलेज है, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फूड सिक्योरिटी जैसे अहम महकमे में आपको अपना मुआविन बनाया है। अब मैं सबसे पहले आपके पास आ जाता हूँ खालिद खोखर साहब, आप मुतमईन हैं जो, क्योंकि अभी रॉयटर्स की एक खबर आई है, मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक ये होने जा रहा है कि कोई 21-22% ज़्यादा पैदावार हो सकती है कपास की रवां सीज़न में। क्या ये चांसेस हैं? देखिए सर, मैं आपको अर्ज़ करूँ कपास की पैदावार कैसे ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त काफ़ी सारी इस पर कमेटीज़ बनी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के अंडर कमेटी बनाई जिसकी मैं मेंबर हूँ। किसी रिकमेंडेशन पे कोई अमल नहीं हुआ। उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया, जिसमें एप्टमा भी थी, किसान भी थे, और उसमें फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। रिकमेंडेशन ये थी कि कॉटन की सपोर्ट प्राइस दी जाए जो पूरी दुनिया देती है। पूरी दुनिया में कॉटन की सपोर्ट प्राइस होती है, जरा आसान करें, लोगों को बताएं सपोर्ट प्राइस होती क्या है? इमदादी की बात पहले बता दिया जाता है कि आपकी कॉटन जैसी भी हो, आपको सीजन के इख्तिताम में जब आप बेच रहे होंगे तो इतनी कीमत कम से कम आपको मिलेगी। उस कमेटी में ये फैसला हुआ कि काश्तकार को 5 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब मिनिमम जो कम से कम इमदादी कीमत है वो 5,000 होगी, 5,000, और प्लस 15,000 रुपये फी एकड़ काश्तकार को सब्सिडी दी जाएगी कैश की सूरत में, ताकि कपास इस कॉटन की रिवाइवल हो सके। ये तय हो गया, ये तय हो गया उस कमेटी में, गवर्नर साहब की कमेटी में, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ। इस वक्त देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने 92 में हमारे चीमा साहब थे सर उसमें? नहीं, चीमा साहब बाद में ज्वाइन, चीमा साहब बाद में आए जी, चीमा साहब उसमें नहीं थे। लेकिन ये दो चीजें बुनियादी तय पा गई। नहीं सर, मैं आपको अर्ज़ करूँ जी,
एक्चुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे वफाक का चाहे सूबे का वो साथ नहीं देता ज़राअत का। ज़राअत की जो मिनिस्ट्री है ना वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक्चुअली नहीं है ज़राअत की, या फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। अगर फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को लें तो फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री तब बनती है अगर फाइनेंस, कॉमर्स और इंडस्ट्री उसके साथ हो। हाँ। पंजाब में फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर साथ हो तो वो काम कर सकते हैं, वरना वो काम नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर जब आपके साथ बैठे हुए हैं जी, जब चीफ मिनिस्टर आपके साथ बैठे हुए हैं, वो भी बता रहा हूँ ना जी, गवर्नर कमेटी में चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था, लेकिन वो कमेटी में आते नहीं थे। वजीर आला आए ही नहीं, वजीर आला साहब नहीं आए उस कमेटी में। ठीक है। बल्कि चीमा साहब परसों मीटिंग में तशरीफ़ फरमाते प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि जनाब सीएम साहब पंजाब को ये कह दें कि कम अज़ कम ज़्यादा ना कर सके 2 महीने बाद तो कम अज़ कम ज़राअत पे एक मीटिंग ले लिया करें। सर 92 में हमारी जो कपास की पैदावार थी वो थी 1 करोड़ 28 लाख बेल और इंडिया 1 करोड़ 10 था। इस दफ़ा हमने उस वक्त से आज तक कॉटन बेल का को 25 से 30 किलो वजन भी कम किया। उस वक्त 170-180 केजी था। 1 करोड़ 28 पाकिस्तान की थी और 1 करोड़ 10 इंडिया की थी। 1 करोड़ 10 लाख इंडिया की बेल्स थी 92 में। और हमारी जो कॉटन बेल का वजन था वो 170 से 180 केजी था। आज हमारा जो 150 केजी है, हमने को 25-30 किलो वजन भी कम किया है। इंडिया चला गया 4 करोड़ पे और हम आ गए इस दफ़ा 56 लाख पे। ये है हमारी सबसे, उसकी वजह क्या है जी? 2002 में जदीद टेक्नोलॉजी आई, बुलगार्ड 1 आया, पूरी दुनिया ने अपना लिया, इंडिया ने अपना लिया, पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। पाकिस्तान के पास वो बीटी जीन चोरी का आया। पाकिस्तान में उस पर बेतहाशा मीटिंग्स हुई, पिछले दौर में भी इस दौर में भी, लेकिन हर मीटिंग में ये फैसला होता था कि हमें मनसेंटो से या चाइना से ये जीन लेना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि जो फैसले होते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उससे बढ़कर पैदावार बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स, जब एक जगह दुनिया, क्योंकि अगर आप ये यकीन करें ना कि पेस्टिसाइड देखें वो 1 करोड़ से 4 करोड़ पे चला गया भारत। मैं आपको अर्ज करूं, पेस्टिसाइड से आप अब कपास काश्त नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड से कपास बिल्कुल काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि कीड़े में रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब जदीद टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी। जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक हम कपास किसी सूरत में यहाँ पे काश्त नहीं कर सकते। मैं कपास का बहुत बड़ा ग्रोवर था। आपकी दोनों शर्तें नहीं मानी गवर्नमेंट ने? जो ये हमारी शर्तें नहीं थी, ये गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन थी। ये गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन थी। अच्छा, 1 मिनट हो गए। अब बुखारी साहब आप फरमाइए, और कोई चीज है तो जरा निशानदेही करें, फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे हम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान, आपकी मेहरबानी कि आप हमेशा मजलूम किसानों की बात करते हैं। गुजारिश ये है कि प्रायोरिटी हुकूमत की नहीं है, पॉलिसी हुकूमत की नहीं है, किसी भी हुकूमत की नहीं रही, और डंग टपाओ पॉलिसी होती है। एक होती है रियल चेंज और एक होती है एक बनावटी चेंज। अब यहाँ पे हैरानी ये होती है कि ज़राअत ऐसा शोबा है कि इससे तमाम आपकी चीजें मुंसलिक हैं, आपकी सनत हो, आपकी फर्टिलाइजर हो, आपकी दीगर जो सनतें हैं, चाहे वो फ्लोर मिल हो, चाहे वो शुगर मिल हो, और टेक्सटाइल हो, जीनिंग हो, ऑयल हो, तमाम चीजें इस शोबे से वाबस्ता हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि हमेशा ये हुकूमत की नजर में क्यों नहीं आता? आप ये देखें कि पिछले साल जो है वो वजीर आज़म साहब ने कोविड के हवाले से एक हमें इमदाद का ऐलान किया, और आज तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि सिफारिशात मुरतब हो जाती हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तमाम चीजें जो है वो सियासी हो गई हैं। आपका कोई भी कारोबार आप उठाकर देख लें, आप सर्वे करा लें, वो किसी एमपीए की होगी, किसी एमएनए की होगी, किसी मीर की होगी, किसी मुशीर की होगी, वो उसमें तमाम सियासतदान शामिल होते हैं और तमाम जमातों के सियासतदान जो है वो शामिल होते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने इस हुकूमत को सपोर्ट किया, हम इस तब्दीली के जो दावेदार हमने सपोर्ट किया, हम ये कहते हैं इनसे हमें उम्मीद थी इमरान, लेकिन हम अब मायूस हो गए हैं कि 3 साल के अंदर जो है जो किसानों का हश्र हो गया, लोग जमीनें बेच रहे हैं। आप देखिए कॉलोनियां बन रही हैं, हाई कोर्ट उस पर नोटिस लेके उसे रोक रही है। आप देखें कि लोग आमों के बागात काट के कॉलोनी बना रहे हैं। लोग इस तरफ नहीं आते। ज़राअत तो अब एक ऐसा शोबा बन गया है कि कोई बाअमर मजबूरी कोई करता है तो करता है। आप यकीन करें, ना किसान के बच्चों के तन पे ढंग के कपड़े आप देखेंगे, ना जूता देखेंगे,
ना उसकी कोई मयारी तालीम देखेंगे। गुजारिश ये है कि ये कब तक आखिर चलेगा। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत वक्त को चाहिए, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं वजीर आजम पाकिस्तान से कि रोजगार भी ज़राअत से 48% तकरीबन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री ले लें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लें, पेस्टिसाइड आप ले लें, आप बाकी जो चीजें हैं, आप सीड को देख लें। अब सीड की हालत ये है कि आप ये देखें कि इतना नकारा सीड किसान को मिलता है और बाहर के ममालिक में उसका उगाव जो है, उसकी जर्मिनेशन जो है वो 90 से 95% होती है, और यहाँ पे हमारे जो है वो सर्टिफाइड जो कंपनियां वहां लिख के देती हैं वो 75%, और जो ऑन ग्राउंड होता है वो 50%, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। उसका पैदावार पे असर पड़ता है। आप देखें कि खादें वो इतनी महंगी हो गई। आप डीएपी देखें, चीमा साहब माशाल्लाह खुद जिम्मेदार हैं और मेरे साथ कई प्रोग्रामों के अंदर ये शामिल रहे हैं जब ये अपोजिशन में होते थे। अब नहीं मुझे पता कि इनका मौक़िफ़ क्या होगा किसानों के हवाले से। चीमा साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं, लेकिन मैं पहले जरा एक इसकी इकोनॉमी के ऊपर इसका बड़ा होता है फारूक सलीम साहब। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और हमें इस पे धचके लगते रहते हैं और ये लगातार लग रहे हैं, तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने आज भी इसकी निशानदेही की है। क्या 3 साल काफ़ी नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि मरबूत और बेहतर ज़रूरी पॉलिसी लेकर आते, उसको नाफिज करते और इस शोबे में इनकलाब लेकर आते? कोई बहुत अजीब चीज़ तो नहीं है, आपके आसपास तमाम मुल्कों ने किया है। पहली बात, ज़राअत में जो कुछ हम अपने आप को ज़रूरी मुल्क कहते हैं, एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, और इस वक्त अगर आप 3 चीज़ों पे एक निगाह डालें कि तकरीबन 30% जो पाकिस्तान की आबादी है, 6 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी का शिकार, यानी कि एक खाना उनको मिल जाता है और दूसरा खाना उनको नहीं पता कि उनको मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस सिमत से आएगा। 40% पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ है, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और उनका कद कम रह जाता है। तकरीबन 30% बच्चे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको कहते हैं कि वो अंडरवेट हैं या मेल नॉरिश्ड हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनका वजन कम रह जाता है। तो ये एग्रीकल्चर कंट्री में रहते हुए ऐसी फिगर जो है, ऐसी आदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आने चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, चीनी भी इंपोर्ट करेंगे, कपास भी इस साल इंपोर्ट करेंगे, तो फिर हम एग्रीकल्चर कंट्री कहाँ से रह गए? तो अभी सपोर्ट प्राइस का जिक्र किया गया है। देखिए, सपोर्ट प्राइस की 2 हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं, गंदम की प्राइस को हुकूमत सपोर्ट, गन्ने की कीमत को सपोर्ट प्राइस करती है, और दोनों में मामला खराब होता है। देखिए, बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या हुकूमत से हमने हुक्मरानी करवानी है या उससे बिजनेस करवाना है। ये सपोर्ट प्राइस वाला मामला पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। चावल की सपोर्ट प्राइस नहीं है, चावल में कामयाबी आप देखिए, चावल हम हर साल 500 मिलियन 700 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और गंदम में हर साल प्रॉब्लम आती है, चीनी में हर साल प्रॉब्लम आती है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि हुकूमत से हुक्मरानी करवानी है, हुकूमत से बिजनेस नहीं करवाना। ये सपोर्ट प्राइस वाला मामला नहीं है। तो सर, ये नया बीज कैसे आएगा? ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना जो इस पे काम करते हैं। देखें, गवर्नमेंट के इदारे जिन्होंने काम करना है, पूरी दुनिया में हुकूमतें सपोर्ट देती हैं, नया बीज, नई पॉलिसी, नई टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही इसमें। मैं आ रहा हूँ, सपोर्ट प्राइस का और रिसर्च का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट प्राइस हमने नहीं रखी। रिसर्च जो है हुकूमत का काम है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर आप अगर जाके देखें इस्लामाबाद में बनी, वो चक्सराज के पास बना, इतनी खूबसूरत वो फैसिलिटी है। तकरीबन 200 से ज्यादा PhD स्कॉलर्स इस वक्त वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो हुकूमत ने पेंशन ही नहीं दी अभी तक, उनको तो तनख्वाह ही देर से मिलती है। रिसर्च के ऊपर जो फोकस है वो इस हुकूमत का, बल्कि इससे पहली हुकूमत का, जितनी भी हुकूमतें हमने देखी हैं पाकिस्तान में, रिसर्च के ऊपर उनका फोकस नहीं होता। मैं खुद वहां पे गया हूँ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। आप अंदाजा करें कि उनके पास जो गंदम उगाई है उन्होंने 70 से 80 मन फी एकड़ उगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 30-40 एकड़ मन से एकड़ से ऊपर नहीं जाती। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप लोग यहाँ उगा रहे हैं
तो ये पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं आप जाते? वो कहते हैं कि हुकूमत ने कोई ब्रिज ही नहीं बनाया हुआ। हमारे इनके पास बीज है वहां पे। आप अगर अंदाजा कर लें कि अगर हम पाकिस्तान में 70 से 80 मन फी एकड़ गंदम उगा दें तो हमारे पास इतना सरप्लस हो जाएगा, हम इस खित्ते के सारे मुल्कों को गंदम सप्लाई करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करनी पड़ जाती है ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद। एग्जैक्टली योर पॉइंट। मैं सर एक चीज़ ज़रा मैं गवर्नमेंट से पूछ लूँ, आपने निशानदेही बहुत ठीक की है। अभी मुझे खालिद खोखर साहब बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, यहाँ 6 महीनों से तनख्वाह नहीं दी सर आपने। चीमा साहब, ये प्रायोरिटीज़ किस तरफ रही हुकूमतों की और फिर आपकी हुकूमत की भी? मैं आपको अकेले को ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा कि 35 साल की एक तारीख चल रही है लंबी हुकूमतों की, लेकिन अब आप इस काबिल हैं 3 साल के बाद कि आपको भी ब्लेम किया जाए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा इमरान, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम देना कि मैं जो पॉलिसी बनी है जिसका जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया बार बार और आप कह लें आप हर स्पीच में कर रहे हैं, शौकत तरीन साहब ने भी उसका जिक्र किया, वज़ीर ख़जाना ने भी, और बाकी भी आप कह लें फवाद चौधरी जिक्र कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। तो पॉलिसी है क्या, थोड़ा सा इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, यहाँ आप कह रहे हैं फर्रख साहब ने एक बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा माजी में होता यह रहा है कि ज़राअत को समझ लिया गया कि ये काटन की पैदावार या गन्ने की, या इन दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी है कौन सी नहीं है, इसके दरमियान में ज़राअत होस्टेज बन के रह गई। ज़राअत को समझ लें, ज़राअत दुनिया में 4 चीज़ें दे रही है आपको। ये फूड दे रही है, फीड दे रही है, फाइबर दे रही है और किसी हद तक फ्यूल दे रही है। और जिन मुल्कों के पास ज़मीन ज़्यादा है वो फ्यूल भी वहाँ बायोडीजल से बनाते हैं, लेकिन जिन मुल्कों के पास ज़मीन कम है वो फीड, फूड और फ्यूल, ये अपना फाइबर, इन 3 पे आते हैं। अब फाइबर जो है, फाइबर का आपकी ज़राअत में जो शेयर है ये तकरीबन 5% से नीचे 2 या 3% का ज़राअत में शेयर होता है फाइबर का। दुनिया में टोटल 120-125 मिलियन टन की इसकी टोटल पैदावार है, जबकि ग्रेन की पैदावार दुनिया में 2790 मिलियन टन है। दुनिया में तकरीबन 2000 मेट्रिक टन, 2000 मिलियन टन जो है ये आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार है। फिर आपके ऑयल सीड्स हैं, फिर आपकी चीनी है, फिर आपका मिल्क है बहुत बड़ा एक, फिर बीफ है। ओवरऑल अगर ज़राअत को देखें तो ज़राअत में चाइना की अगर सिर्फ बात कर लें हम, तो 1830 बिलियन डॉलर का GDP है उनका सिर्फ ज़राअत का। सो आप कह लें ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम काटन और चीनी के सेक्टर में ना देखें, ये दोनों मिल के 5% बनते हैं। 95% ज़राअत और है, और यहाँ पे जो ज़राअत फेल हुई है, ज़राअत पीछे रह गई है। आज अगर दुनिया में 2 स्टैंडर्ड समझ लें आप, 2 स्टैंडर्ड दुनिया में आप कह लें कि पर कैपिटा जो ग्रेन अवेलेबल है, यानी मकई, चावल और गंदम, पर कैपिटा जो सालाना अवेलेबल ग्रेन है वो 370 किलो है और पाकिस्तान में वो 200 किलो है। हमारे आने से पहले ये 180 किलो होता था। अब इसमें दूसरी बात इसमें कि पर कैपिटा जो अपना आपकी कैलोरीज इनटेक है वो दुनिया में 2900 कैलोरीज है इंटरनेशनल एवरेज, और जो अपने डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ 3100 से लेकर 3700 तक हैं, हमारी 2100 हैं। हम वर्ल्ड एवरेज से 800 कैलोरीज कम खा रहे हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, एक बॉडी को फंक्शन करने के लिए 2100 कैलोरीज चाहिए, जिससे वो भूखा नज़र ना आए, जिससे उसको पेन बॉडी में या ब्रेन में पेन ना हो। अब अगर यहाँ पे अमीर लोग या इवन मिडिल क्लास लोग 2100 कैलोरी से ज़्यादा खाते हैं, तो इसका मतलब 40 या 45% लोग भूखे हैं, इन पेन हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके बारे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी हंगर फील कर रहा है वो कभी भी ना कंसंट्रेट कर सकता है, ना क्रिएटिविटी कर सकता है, ना परफॉर्म कर सकता है। बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकता, क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर सकता। सो ये रियलिटी है। इस रियलिटी के होते हुए यहाँ पे नवाज शरीफ साहब से पूछ लें या जरदारी साहब से पूछ लें, आज बिलावल साहब से पूछ लें, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे दौर में किसान बड़ा खुशहाल था, ज़राअत बड़ी तरक्की पे थी। नवाज शरीफ साहब भी यही आपको कहेंगे। इस बात के बावजूद कि 180 किलो ग्रेन हो और आपके पास 1800 कैलोरीज हो, तो फिर भी आप अगर ये क्लेम करते हो, इसका मतलब आपको इदराक ही नहीं है कि मसला क्या है। सो इस बार फर्स्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हमारे पास 22 करोड़ लोग हैं,
इनको 28 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने कैलोरीज देनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पर कैपिटा ग्रेन देंगे और किसानों की इनकम को डबल करेंगे। तो कैसे करें? हमारे पास टोटल 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन है। 5.5 करोड़ एकड़ का मतलब 2.56 कनाल पर कैपिटा, 1250 क्यूसेक पानी है पर कैपिटा। इसको कैसे हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें कि हम फ्यूचर के जो 48,40,000 की आबादी हर साल बढ़ जाती है उसकी ज़रूरियात को कैसे केटर करना है। सो इट्स जो इस साल की स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी जो बनी है वो इट्स ऑल बैकवर्ड कैलकुलेशन के ज़रूरियात ये हैं, रिसोर्सेज ये हैं और इसमें रहते हुए हमने ये आप कह लें कि जो बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसके मुताबिक कैसे चलना है इसका अब आप इसके ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं। आपने एक बड़ा वसीट ने शेयर किया सर। मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा। एक ब्रेक मुझे क्विकली लेनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहां ब्रेक, वापस आके यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी चीमा साहब, सवाल आपके पास छोड़ा था। अब देखें ना, तनख्वाहें नहीं मिल रही रिसर्च करने वालों को, तो फिर ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी सर? आप बता रहे थे कि आप पॉलिसी बना रहे हैं, अच्छा, लेकिन पॉलिसी साजों के पास तनख्वाहें नहीं हैं। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर लेते, फिर इसको जो डे टू डे इश्यूज उन पे आते हैं। मैं बात कर रहा था कि आपने बड़ा अच्छा किया, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें फर्दर प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा ज़रात को समझ लें कि ज़रात की मतलब आप ये काटन की जिक्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके लॉप साइडेड सा जिक्र होता है। इसमें काटन दुनिया में आलू से, टमाटर से, मटर से, आलू से और आपके टमाटर से भी छोटी फसल है, ये तरबूज से छोटी फसल है, ये केले से छोटी फसल है। ये दुनिया में तकरीबन, मैं 121 मिलियन टन की बात करें, 121 मिलियन बेल है बेसिकली, ये बेसिकली तकरीबन 3 मिलियन टन दुनिया में, अपना 30 मिलियन टन दुनिया में पैदा होती है। इससे मतलब छोटी फसल है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि टेक्सटाइल एक बड़ा सेक्टर था, वो आप कह लें उनका काफ़ी हद तक मुनाफली थी, उन्होंने थोड़ी सी इस फसल का ज्यादती कर दी कि दुनिया से महंगी लेते थे, यहाँ सस्ती लेते थे। अपने किसान को एक्सप्लॉइट करते 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 आज ये फसल जो है आप कह लें कि बेसिकली कमर्शियली वायबल नहीं रही, और मतलब उनको फार्मर का मुनाफा कम हो गया। इससे मकई में उनको पैसे ज़्यादा बचते थे, इससे मुंजी में पैसे ज़्यादा बचते थे, कमाद में पैसे ज़्यादा बचते थे, बागों में ज़्यादा बचते थे, लोग शिफ्ट हो गए। ये नहीं हुआ कि काटन फेल हुई है, बेसिकली लोगों की शिफ्टिंग हुई है। हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाहिद फसल है जिस पर ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। आप थोड़ा, लेकिन इसमें ज़राअत में एक चीज़ और सबसे समझ लें कि ज़राअत में सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है, आइटम है, वो आपका दूध है। आपका 60 मिलियन टन दूध पैदा होता है और आपकी सेकंड बड़ा जो फसल है वो आपकी गंदम है, 28 मिलियन टन। और 60 मिलियन टन जो दूध पैदा होता है वो तकरीबन 90 रुपये किलो है। और आम आदमी 200 किलो, एवरेज हम 200 किलो दूध पीते हैं और 108 किलो आटा खाते हैं। 18,000 का सालाना एक बंदा दूध पीता है और 6,000 का आटा खाता है। और इस मुल्क में हर रोज सुबह हर आदमी को, शहरों में रहने वाले तकरीबन 45% लोगों को दूध असली नहीं मिलता। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी वारदात इस मुल्क की यह है, और मतलब पिछले 60 साल से चल रही है कि लोगों को जो सबसे बड़ी आइटम है, सबसे बड़ा किचन आइटम जो है, सबसे महंगा जो है, वो इम्प्योर है। उसकी बुनियादी वजह यह बनी कि यहाँ पे किसान छोटा है, 4 करोड़ 90 लाख गाय, 4 करोड़ 10 लाख भैंस होने के बावजूद जहाँ दूध थोड़ा है, अवेलेबल नहीं है, महंगा है, दुनिया से ऑलमोस्ट 1.5 गुना कीमत पे मिलता है। हमारी गाय 4 लीटर दूध देती है, हमारी भैंस 6 लीटर दूध देती है, दुनिया की गाय 36 लीटर दूध देती है, ऑस्ट्रेलिया की गाय जो है वो 26 लीटर दूध देती है। हम इतना पीछे होने के बावजूद कभी इसका जिक्र नहीं हुआ, और इतना नाहालस मिलने के बावजूद कभी जिक्र नहीं हुआ। आपको भी नहीं पता, जो आपके साथ लोग बैठे, इसका जिक्र कभी नहीं हुआ। हम इस वक्त बेसिकली पूरी ज़राअत को नए सिरे से, जिसे कहते हैं डिस्कवर करना, इसके मसाइल को, इसके वसाइल को, और इसको लेके किस डायरेक्शन में जाना है, किसान की इनकम को डबल करना कैसे है, और अपने 22 करोड़ लोगों को जो हर साल 48 लाख बढ़ जाते हैं, इनको फीड कैसे करना है, खुशहाल कैसे करना है, महंगाई को मतलब फूड इन्फ्लेशन को कम कैसे करना है, अपनी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कैसे देना है, ये पूरे आपका कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी। और फिर ईटिंग हैबिट्स, आप लोग भी बना रहे हैं, जब तक आप चेंज नहीं करते, आप लोग अभी बना रहे हैं पॉलिसी। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मैं वापस सर एक मिनट, ये बन गई है, इस पे अमल दरामद जो है 1 जून से पहले ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड आ जाएंगी और बिग वे में, बिगर स्पीड से चलेंगी। जो प्राइम मिनिस्टर के पास ये आप कह रहे जिस तरह हाउसिंग आई है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, और उन दोनों से आगे बढ़ के ज़राअत का सेक्टर, ठीक है, 1 जून सर आने वाली है। कुछ होप, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है सर? देखें जी, मैं एक बात से एग्री करता हूं। अभी चीमा साहब जो फरमा रहे दूध के बारे में, हमने इस पे एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी,
2015 में हमने जाके 8-10 हज़ार लीटर पार्लियामेंट के, फेडरल पार्लियामेंट के ऊपर हमने जाकर दूध फेंका था, और हमारा जो मुकदमा था कि हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है। उस वक्त बाहर से खुश्क दूध और वही पाउडर जो है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री आ रहा था। इसलिए पाकिस्तान में ये जो दूसरे डब्बों में मिलते हैं तो दूध ही नहीं है। मैं वही, अच्छा, खुश्क दूध और वही पाउडर वहाँ से आ रहा था, जिसका दूध बना के ये लोग बेच रहे थे। और पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे इस ऐसे इक़दाम, अब इंडिया में ले लें, वहाँ अगर आप बाहर से खुश्क दूध और वही पाउडर मंगवाते हैं तो 80% ड्यूटी है, टर्की में 180% ड्यूटी है। पाकिस्तान में काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं। अब मैं आज भी कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी अवाम को, हर आदमी को अगर खालिस दूध और पाक और साफ सब्जी मिल जाए, आपके आधे से ज़्यादा अस्पताल खाली हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है ना। फेफड़ों के सारे मर्ज दूध के साथ खत्म हो जाएंगे, दूध के साथ, और बाकी बीमारियां सब्जियों के, पाक और साफ सब्जी, यानी कि गंदे पानी की सब्जी ना हो, ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो, जहाँ पे उसका कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है, उस पर हमने कोशिश भी नहीं की। अब जो चीमा साहब फरमा रहे हैं, उसके मैंने परसों प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही बात की थी कि पता चलना है कि बजट में क्या रखते हैं 1 जून को, इसीलिए आप बजट में, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बजट आपको बताएगा कि एक्चुअली वो क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, हमें अब हमारा वो ट्रस्ट लेवल नहीं रहा हुकूमत, ना पिछली हुकूमतों में था, ना इस पर वो ट्रस्ट लेवल नहीं है। ट्रस्ट लेवल इसलिए नहीं है कि पिछले साल कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया 63 बिलियन एग्रीकल्चर की सब्सिडी, 1200 बिलियन की सब्सिडी थी टोटल, जो एग्रीकल्चर के 63 थी, बाकी सबको मिल गई, काश्तकार को 1 रुपया उसमें से ना मिल सका। सब्सिडी का कोई हिस्सा है ही नहीं आया जी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने छोड़ा ही नहीं दिया। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, वो सिर्फ मीटिंगें होती रही, मैं उन तमाम मीटिंगों का हिस्सा था, मीटिंगें होती रही, लेकिन उसका नहीं मिला। पिछले साल जो पंजाब ने बजट दिया है, हमेशा जो एग्रीकल्चर का बजट होता था पंजाब में या फेडरल में, वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे होता था। हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, ये आगे पीछे, पहले, दूसरे, तीसरे। पिछली दफा 1 लाइन बजट था पंजाब का और 36 नंबर पे चला गया, 36वें नंबर। बहुत मेहरबानी बज़दार साहब। और फिर एक चीज और कर दी, जो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बजट होता है साल का, सालाना, उसको 50% कट किया गया। तो आप तरक्की कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे अभी वो NRC की बात हो रही थी, अब वहाँ ये देखना चाहिए कि वहाँ बेशक 150 सवा 100 साइंसदान तो काम कर रहे हैं, क्या तनख्वाहों के अलावा उनके पास पैसा है? आपका रिसर्च का बजट क्या है? आपका पाकिस्तान की जो रिसर्च का बजट है, एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट है, वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। तो फिर वो इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। देखें ना, ये शो होना है कि आप बजट में क्या रखते हैं। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो आपकी इंटेंशंस आपका बजट बताएगा। बजट बुखारी साहब। सर मैं तो एक आम किसान के वो मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूं। चीमा साहब के तवज्जुह से मैं समझता हूं कि ये जाके जरूर बात करेंगे। मैं कहता हूं कि ऐसा बंदा शायद अच्छा लगता ही नहीं है वो ईवान इक़्तिदार में, जिस तरह जमशेद चीमा साहब हैं, ये खुद खेती बाड़ी करते हैं, आबा अजदाद से करते हैं, जानते हैं। नदीम अफजल चंद साहब बोले थे, अब पता नहीं इनको कितने दिन वहां बर्दाश्त किया जाएगा। या फखर इमाम साहब के साथ जो सलूक पिछली दफा वो लेके गए, समरी लेके, और वो उड़ा दी। मैं तो छोटे किसान की या बड़ा किसान जो है वो, उसकी मैं आपको ये बात बता दूं कि उसके साथ क्या हशर हो रहा है। आप ये देखें कि DAP की खाद 3200 से एकदम से इस एक साल के अंदर वो आज 5600 और 6000 रुपए में चली गई। मैं कैसे पूरी करूंगा जब मैं खाद पूरी डालूंगा नहीं, मेरी पैदावार पे वो इफेक्ट करेगी। आप पोटाश देख लें, आप बाकी खादें देख लें, एकदम से रेट बढ़े, तो ये किसने इसको कंट्रोल करना है? फिर आप बिजली में देख लें। अब मैं चीमा साहब पे गोशगुजार करना चाह रहा हूं। इमरान, आप ये तवज्जो से सुनिए कि बिजली में 15 से 18 रुपए यूनिट जो ट्यूबवेल को, एग्री ट्यूबवेल को पड़ रहा है। फिर उसकी मोटर पे, ये अजीब बात है कि हमें कोई फायदा देने की बजाय जो है वो 200 रुपए पर किलोवाट, शायद चीमा साहब को भी ये इल्म नहीं होगा, आप बिल मंगवा लें और अभी देख लें, या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, 200 रुपए पर किलोवाट। अब अगर 10 की मोटर है तो 2000 रुपया वो टैक्स जो है वो अपना किसान भरता है। पानी मुझे नहरों का नहीं मिलता। रहीम यार खान की आपको बात बता दूं कि अभी ये कॉटन का सीजन है और पानी की इतनी, चीमा साहब, वहां पे कमी है, और 16 दिन वैसे शशमाही, पक्के और कच्चे का जो एरिया है वहां पे ये जुल्म रवा रखा जाता है। आए दिन डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। आप ट्रैक्टर देख लें, आप हैरान होंगे कि जो 7-7.5 लाख का ट्रैक्टर था, आज वो 15-16 लाख का। क्या कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? सर, वो तो डॉलर की कीमत भी 18 लाख तक चला गया सर, 385 वाला जो है।
385 18 लाख तक चला गया है। शुगर केन का बड़ा अच्छा गया। इमरान, एक सेकेंड आपका लूंगा। तो वो हम अप्रिशिएट करते हैं, इमरान खान को सलूट करते हैं कि वो वहां पे जम के खड़ा हो गया। और अभी भी मैं और खोकर साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑर्डिनेंस जो खत्म हो गया, लैप्स हो गया, क्यों नहीं पंजाब असेंबली उसको मंजूर करती, क्यों नहीं करती मंजूर? मुझे इस सवाल का भी जवाब दिया जाए। और वहां पे जो बैठे हैं मान, और जो मियां असद साहब ने जब हमारे गन्ने की प्राइस मुकर्रर होनी थी, जो उस वक्त उन्होंने सलूक रवा रखा हुआ था, वो किसान दुश्मनी का सलूक था। मैं आपको क्या बात बताऊं, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं। अल्लाह आपका भला करे कि आपको जब भी मैं कहता हूं तो आप आते हैं और ये बात सुनी जाती है। मैं ये कहता हूं कि ये 5 साल की इमरजेंसी नाफिज करें, 5 साल के लिए। जिस तरह इंडिया के अंदर डीएपी, देखें हर मुल्क में, चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क भी है, वो भी सब्सिडी देता है किसान को। ज़राअत कोई नफा बख्श कारोबार नहीं है कि भी उसमें से कोई बहुत ज्यादा जो नफा मिले। आप ये देखें कि आपका आम जो है वो 18 लाख टन। बुखारी साहब, इंडिया में डीएपी की कीमत क्या है जरा बताएं? 4.5 लाख टन जो है वो जाया हो जाता है कि जदीद तरीका है नहीं हार्वेस्टिंग का। इंडिया में डीएपी की कीमत क्या है सर, जरा बताइएगा, जरा लोगों को पता चल जाए। डीएपी की 5600 और 6000 मार्केट के अंदर मिल रही है, 5600 और 6000। आप ये देखें कि यही ये तो पाकिस्तान में आप बता रहे हैं, इंडिया में बताएं सर क्या है? 3200। जी सर, इंडिया में क्या प्राइस है इसकी? इंडिया में 2300, इंडिया में 2300 और 2300 पाकिस्तानी रुपीस, 2300 पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रुपीस तो दुगने हो गए ना सर। यानी हम इंडिया से अगर कपास लेंगे तो उसका तो किसान खुश होगा। आप इमरान, इन्होंने कीमत थोड़ी सी बढ़ाई गंदम की, हालांकि ये भी जुल्म है कि सिंध के किसान को जो है वो 2000 रुपए मिले और पंजाब के किसान का क्या कसूर है। उस वक्त भी हम ये दरखास्त करते रहे कि इसकी आप 2000 कर दें। और ये किसान जब भी मुल्क को जरूरत पड़ता है, कभी फूड की कमी नहीं होती, कमी वो जखीरा अंदोज करते हैं जो वहां पे होल्ड करते हैं। सर असल में मुझे जो समझ आती है ना, सिंध के हुक्मरान जो हैं वो अभी तक ज़राअत के साथ खुद वाबस्ता हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ज़रा गंदम बंदम महंगी बिके तो पैसे ले जाते हैं। अब पंजाब के हुक्मरान जो हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्री में चले गए हैं, तो उनको लगता है कि क्या फ़ायदा इसका गंदम महंगी करने का, और उसकी प्राइस वहाँ वो नहीं लेकर जाते। मैं एक ब्रेक ले लूँ फारूक साहब, आपके पास आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, देखें प्राइम मिनिस्टर ने कामयाब किसान प्रोग्राम शुरू किया, फिर एक किसानों के लिए दीगर पैकेजेस भी आ रहे हैं। सब्सिडी जो लास्ट ईयर की थी वो मिली नहीं, 1 जून तक कहते हैं एक बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान आने वाला है और वो बजट के अंदर उसका अक्स आपको नज़र आ जाएगा। तो माजी में तो कुछ भी नहीं हुआ सर, अब ये मायूस किसान एक मरतबा फिर बजट को देखें, क्या कोई उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि हमारे पास हल यही है, इनका बाजू पकड़ें, फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएं। बजट पीटीआई की हुकूमत के आज अब हम चौथे बजट का अगर आप कहते हैं तो इंतजार कर लेते हैं, तो 3 बजट तो बड़े मायूस आपने देख लिया। हमेशा यही बताया जाता है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। 32 महीने इस हुकूमत के गुजर गए, जिनके 50% टाइम जो है वो हुकूमत का गुजर चुका है। वो सिंधी की इमरान साहब एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि अगर चढ़ता हुआ सूरज आपको गरमाइश नहीं दे सकता, तो जब वो गिर रहा होगा तो फिर तो आप भूल जाएंगे कोई गरमाइश करेगा। अब आप सोचिए कि अभी अदाद शुमार पेश किए जा रहे थे, औसतन एक पाकिस्तानी जो है वो 110-115 किलोग्राम आटा जो है वो सालाना खाता है। आप सोचिए कि 3 साल पहले 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो अपना सारा आटा खरीदने के लिए तकरीबन 850 अरब खरीदते हैं। आज वो 1800 अरब खरीदते हैं, यानी कि 1000 अरब रुपया इजाफी आपकी और मेरी जेब से निकल रहा है। और अगर आपकी और मेरी जेब से निकल रहा है तो जाहिर बात है कि कहीं किसी और की जेब में जा रहा होगा। इतना महंगा हो गया है आटा इस वक्त। चीनी का हिसाब लगा लें, हम तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम औसतन एक पाकिस्तानी जो है वो सालाना इस्तेमाल करता है। आज से 3 साल पहले 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके अपनी जेब से निकालते थे 300 अरब रुपया और अपनी चीनी खरीद लेते थे। आज उतनी ही चीनी खरीदने के लिए 600 अरब रुपया चाहिए, यानी कि 300 अरब रुपया इजाफी आपकी और मेरी जेब से निकल गया और मालूम नहीं किसकी जेब में चला गया। सिर्फ ये 2 चीजों की मद में, क्योंकि बुखारी साहब जो कह रहे थे हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम है सप्लाई चेन को मैनेज करना। ये नहीं कि आपके पास गंदम कम है तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर महंगी गंदम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं।
हुकूमत का काम है रिसर्च करना, और जो रिसर्च वहाँ कर रहे हैं बेचारे, जैसे मैंने कहा 200 PhD स्कॉलर इस वक्त वहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में हैं, और उनको तनख्वाही नहीं मिल पाती। हुकूमत का काम यह है कि इनपुट कॉस्ट, जिसका बुखारी साहब ने जिक्र किया, आपकी इनपुट कॉस्ट है जिसमें बिजली है, जिसमें खाद है, जिसमें पेट्रोल डीजल है, उसको कंट्रोल रखना जंगी बुनियादों पे। फारूक सलीम साहब, जंगी बुनियादों पे काम करें अब तो। उन कीमतों पे तो इनपुट कॉस्ट मिले जो इस खत्ते में मिल रही है। और फिर सब्सिडी, मिनरल सब्सिडी है कि आप सब्सिडी दे दें, वो बड़ा किसान जो है वो खा जाता है, नीचे कुछ नहीं मिलता। सब्सिडी हो तो सब्सिडी होनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी आपने देनी है, खुले हम सब्सिडी नहीं दे सकते। और ये जो हुकूमत का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर मुझे 1 मिनट तक रुकिएगा जमशेद साहब। टारगेटेड सब्सिडी अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े जाइंट जो है वो सब्सिडी खा जाते हैं, पाकिस्तान में यही होता रहा है, बड़े बड़ों के कर्जे भी माफ हो जाते हैं। जी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो बात आप कह लें फ़र्क सलीम साहब की सारी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन है, लेकिन आप कह लें हल यही है। ये देखें, पहली बात कि किसान जो है, किसान के 43% किसान है और उसका GDP में हिस्सा 19% है। इसका मतलब किसान की इनकम थोड़ी है आम शहरी से या एवरेज शहरी से, किसान की इनकम थोड़ी है। वैसे भी नज़र आता है कि 65% 5 एकड़ से कम है, लिहाजा आप उसकी कास्ट पे कोई चीज़ सस्ती नहीं कर सकते। आपने जो चीज़ सस्ती करनी है, गरीब तबके के लिए करनी है, वो आप टारगेटेड सब्सिडी दें, वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू दें, वो फूड स्टैम्प में दें, वो कोई भी आप तरीका अडाप्ट करें। यहाँ पे अमीरों को सस्ता आटा नहीं चाहिए, उनको इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आटा दें, उनको इंटरनेशनल मुताबिक उनको दूध जाए, उनको आप कह लें दालें हैं, गोश्त है, जो कुछ भी है वो आप कह लें मार्केट रेट के मुताबिक जाए। आपने जो सब्सिडी देनी है, जो सपोर्ट देनी है, वो गरीबों को दें, और बट नॉट एट द कास्ट ऑफ किसान। मैं पहले बात कर रहा था कि मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि जी आप अपनी टेक्सटाइल को राज़ी करने के लिए अपने किसान पे प्रेशर डालें, आप शुगर मिलों को राज़ी करने के लिए किसान पे प्रेशर रखें, आप कंज्यूमर को, सार्फ को आप कह लें कि आप उसको सस्ता दें, और सस्ता दें इसलिए किसान की कास्ट पे नॉट। जो आपने सब्सिडी देनी है, एहसास प्रोग्राम में है, ज़कात में है, किसी और फंड में, जहाँ जहाँ स्टेट के पास पैसे हैं, स्टेट का काम है लोगों को दे पैसे, आप कह लें हैव नॉट्स को सपोर्ट करे, लेकिन वो अपनी जेब से करे, वो ना कि किसान की कास्ट पे। किसान पहले ही गरीब है, लिहाजा ये जो किसान है उसको आप कह लें इंटरनेशनल, ये बात हो रही थी कि जी आप कह लें पिछले सालों में हुआ चीज़ें महंगी हुई हैं, इसमें DAP का जिक्र आया, इसमें बाकी चीज़ों का जिक्र आया। बेसिकली ये आप कह लें पहली बार है कि आपकी 5 बड़ी फसलें, आपकी गंदम, चावल, कपास, चीनी, और यहाँ पे आप कह लें मकई और आलू या दालें, इस सोयाबीन, फिर आपका ये पाम ऑयल, ये सारी की सारी बेयक वक्त महंगी हुई हैं। ये 2008 में एक बार हुआ था, 2008 के बाद आज ये 12-15 साल बाद साइकिल आता है कि आपकी तमाम चीज़ें एक इकट्ठी महंगी हो जाएं, वरना नॉर्मली एक आध चीज़ महंगी होती है, अगले साल से उसकी एकड़ेज बढ़ जाती है, फिर सस्ती हो जाती हैं। कोविड में आने के बाद ये बेयक वक्त 6 या 7 जो कमोडिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की वो महंगी हुई हैं, उसका पाकिस्तान को ओवरऑल भरले एक बेनिफिट हुआ है, और किसान को भी उसका बेनिफिट हुआ है। इसी वजह से DAP महंगी हुई है, इसी वजह से पोटाश महंगी हुई है। लेकिन और उसका हल गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि 1000 रुपए की सब्सिडी DAP पे दी है, पोटाश पे सब्सिडी दे रहे हैं। हमारी जब गवर्नमेंट आई थी तो सिर्फ एक चीज़ पोटाश पे सब्सिडी मिली थी, आज हम 16 चीज़ों पर सब्सिडी दे रहे हैं। आज अगर मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, देखें मेरे पास ये वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन मैं एक बात, ये प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं हुआ, हम दोबारा इस पर बात करेंगे। ये टॉपिक इतना वसी है कि हमें लगातार इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ज़राअत को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, किसानों को अकेला, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। सर आपको भी दोबारा दावत देंगे, बाकी मेहमानों को भी बुलाएंगे, और कोशिश करेंगे ज़्यादा वक्त में ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हम बातचीत कर सकें। बहरहाल मैं एक चीज़ जानता हूँ कि खुला दूध जो है ना, वो किसी भी डब्बे के दूध से बेहतर होता है, पी के देख लें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।